तो देखो तो कल कहाँ ले बता दिए थे। चलो देखो हाला मत करो, ठीक है? आवाज नहीं देगा, हाला ना खाली है। हाँ गेट हटाओ, तो गेट बंद कर, ये गेट बंद करके हूँ मैं, चाहे बंद कर हटा देगा, सट जाएगा, खुलेगा ना। चलो देखो कल बता दिए थे क्वथनांक में उन्नयन तक। क्वथनांक में उन्नयन तक बता दिए थे कल, ठीक है? क्वथनांक में उन्नयन तक बता दिए थे। सूचित किया जाता है कि डेल्टा टी बी से डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा, बताओ? डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नॉट लिखे या फिर टीबी नॉट माइनस टीबी, क्या लिखा जाता था? डेल्टा टीबी बराबर टीबी नॉट माइनस टीबी की टीबी माइनस टीबी नॉट। ये टीबी क्या है? टीबी है विलयन का वाष्प दाब। टीबी नॉट क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। टीबी नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, टीबी विलयन का वाष्प दाब। कौन ज्यादा होगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब या फिर विलयन का वाष्प दाब? तो जब में कुछ हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते थे, तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने के बाद इसका वाष्प दाब घट जाता है। वाष्प दाब क्या होता है ओकर? वाष्प दाब कम हो जाता है। वाष्प दाब कम होने के कारण एकर क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मतलब टीबी का मान ज्यादा होता है, टीबी नॉट के मान कम होता है, तो बड़ा में से छोटा वाला घटाया जाता है। तो टीबी में से टीबी नॉट को घटाना है, तो डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा? टीबी माइनस टीबी नॉट। डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा? टीबी माइनस टीबी नॉट। ये वाला सूत्र बता दिए थे, और ये बताए थे कि क्वथनांक किस पे निर्भर करता है। बताओ क्वथनांक किस पे निर्भर करेगा? डेल्टा टीबी किसके समानुपाती? मोलरता। गेट हटा दो, गेट हटा दो। मोलरता के समानुपाती होता है टीबी। डेल्टा टीबी किसके समानुपाती? मोलरता के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो डेल्टा टीबी बराबर एगो नियतांक आ जाएगा। नियतांक को क्या बोला गया था? केबी, और यहाँ पे एम, ये आया था फॉर्मूला डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम, जहाँ पे डेल्टा टीबी किसको प्रदर्शित कर रहा है? क्वथनांक में उन्नयन। ये क्वथनांक में कितना का वृद्धि होगा? केबी क्या है? खाना का मोबाइल बज रहा है, साइलेंट करो ना, पड़ा के वीडियो खराब कर देगा हम तो। केबी, केबी को क्या बोला गया था? केबी को मोलर उन्नयन स्थिरांक। ये क्या था? छोटका एम, मोललता। मोलरता की मोललता, मोललता, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? मोललता हो जाएगा। बाद में यहाँ मोललता का सूत्र रख देंगे। ये पूरा टीबी डेल्टा टीबी का सूत्र निकल के आ गया था। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी करा दिए थे, तो कल यहाँ तक बता दिए थे। आज हमको क्या पढ़ना है? अगिलका अणुसंख्य गुणधर्म। अगला अणुसंख्य गुणधर्म क्या है? हिमांक में अवनमन। 4 अणुसंख्य गुणधर्म बताए थे। पहले का क्या था? वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन। दूसरे का क्या था? क्वथनांक में उन्नयन। तीसरे का क्या है? हिमांक में अवनमन। अवनमन के मतलब बताए थे। अवनमन के मतलब कमी होता है कि वृद्धि? कमी होता है। इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? हिमांक बिंदु। फ्रीजिंग पॉइंट को क्या बोला जाता है? हिमांक बिंदु, चाहे हिमांक बोला जाता है। तो कल क्वथनांक में उन्नयन तक पढ़ लिए थे, आज पढ़ना है हमको हिमांक में अवनमन तक, ठीक है? हिमांक में अवनमन। तो चलो पहले शुरू करते हैं कि हिमांक किसको बोला जाता है, हिमांक क्या होता है। हिमांक, ठीक है, उबलना वर्सेस जमना, ठीक है, एक विपरीत संबंध होता है। देखो ये उबलना के मतलब, क्वथनांक के मतलब क्या होता है? क्वथनांक के मतलब, क्वथनांक के मतलब वह तापमान। क्वथनांक के मतलब क्या होता है? वह तापमान जिसपे कोई द्रव पदार्थ उबलना शुरू कर दे, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसका क्वथनांक बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो पानी रखा गया है, ये इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर से इसको गर्म किया जाएगा, तो इस बीकर में जब पानी रखा गया है, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। पहले 10 डिग्री सेल्सियस हुआ, 20 डिग्री सेल्सियस हुआ, द्रव अभी नहीं उबलेगा। या अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये पानी उबलना शुरू कर देगा। कितना डिग्री पे पानी उबला? 100 डिग्री पे पानी उबलना शुरू किया, तो इस पानी का क्वथनांक बोलेंगे। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन हिमांक किसको बोला जाता है? हिमांक, हिमांक आता है जमना, हिमांक बिंदु, ठीक है? हिमांक बिंदु क्या होता है? तो जब किसी द्रव को हम ठंडा करेंगे, टेम्परेचर देखो नीचे में तीर, मतलब टेम्परेचर घटेगा कि बढ़ेगा? टेम्परेचर घटना शुरू होगा। यहाँ से टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घटते 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 जब किसी द्रव का तापमान उसके ठोस अवस्था के तापमान के बराबर हो जाएगा, तब द्रव जम जाएगा, और जिस तापमान पर आकर के जम रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे?
हिमांक बिंदु। जिस टेम्परेचर पे आकर जम जाएगा क्या बोलेंगे, हिमांक बिंदु। जैसे ये पानी है, अब ये करेगा गर्म कर रहा है तो 100 डिग्री पर जाके ये खौलने लगेगा, तो 100 डिग्री हो जाएगा अगर क्वथनांक। लेकिन अगर इसी को ठंडा करना शुरू करें हम, इसका तापमान धीरे धीरे घटाना शुरू करें तो तापमान घटेगा। मान लो 50 डिग्री पे अगर तापमान, अब ये कितना गर्म है, 50 डिग्री सेल्सियस पे है, ये घटाएंगे 40 होगा, 20 होगा, 10 होगा, क्या जमेगा अभी? अभी नहीं जमेगा। जब इसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होगा, तो जैसे ही द्रव का तापमान, पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हुआ, अब ये जमना शुरू कर देगा। क्या शुरू कर देगा? जमना। तो कई डिग्री पे जमा? ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ये जमना शुरू किया। 0 डिग्री सेल्सियस पर ये जमना शुरू किया तो द्रव का हिमांक बिंदु कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब वह तापमान जिसपे कोई पदार्थ ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, चाहे जम जाए, उस टेम्परेचर को क्या बोला जाता है? हिमांक बोला जाता है। द्रव को देखो यहाँ पे लिखा है, द्रव को उबालने के लिए वाष्प दाब बढ़ाना पड़ता है। अगर किसी द्रव को उबालना है तो अगर वाष्प दाब बढ़ाएंगे, वाष्प दाब कब बढ़ेगा? जब क्या करेंगे हम? टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हीट देंगे, उसको क्या किया जाएगा? हीट दिया जाएगा, गर्म किया जाएगा। जितने ज्यादा गर्मी, एक बात यहाँ से याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गर्मी मतलब कि टेम्परेचर, तापमान। तापमान बढ़ाने से क्या होता है? तापमान समानुपाती होता है वाष्प दाब के। तापमान कथी के समानुपाती? वाष्प दाब के। जगह जगह तापमान बढ़ाएंगे वैसे वैसे अगर वाष्प दाब क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो अगर द्रव को उबालना है, उबालने के लिए अगर वाष्प दाब बढ़ाना पड़ेगा, वाष्प दाब बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाना पड़ेगा? तापमान, टेम्परेचर। मतलब एक तरह का गर्म करना पड़ेगा। जितने ज्यादा हीट देंगे, जितने ज्यादा गर्म करेंगे, उतना ही ज्यादा कर वाष्प दाब बढ़ेगा। और जैसे ही कर वाष्प दाब किसके बराबर हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब के। जब कर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, द्रव उबलना शुरू कर देगा। तो द्रव को उबालने के लिए वाष्प दाब बढ़ाना पड़ता है और वाष्प दाब बढ़ाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जमाने के लिए वाष्प दाब कम करके ठोस अवस्था के बराबर लाना पड़ता है। अगर किसी द्रव को जमाना है तो जमाने के लिए वाष्प दाब को घटाना पड़ेगा। याद रखो, अगर द्रव को उबालना है तो वाष्प दाब बढ़ाना पड़ेगा। द्रव को जमा देना है मतलब बर्फ बना देना है तो वाष्प दाब घटाना पड़ेगा। वाष्प दाब कब घटेगा? जब तापमान को हम क्या करेंगे? घटाएंगे, क्योंकि दोनों समानुपाती होता है। अगर वाष्प दाब बढ़ाएंगे तो इसका तापमान बढ़ेगा, या तापमान बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब बढ़ेगा, और तापमान घटाएंगे तो वाष्प दाब क्या होगा? घटेगा। सीधा समझो कि अगर किसी भी चीज को उबालना है तो गर्म करना पड़ेगा, और अगर जमाना है तो ठंडा करना पड़ेगा। अब हिमांक किसको बोला जाता है? देखो, हिमांक किसको बोलेंगे हम? हिमांक बिंदु क्या होता है? हिमांक एक तरह के फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है। असल में क्या है हिमांक बिंदु? तो वह ताप जिस पर, चाहे वह तापमान जिस पर कोई द्रव मतलब लिक्विड, और ठोस मतलब सॉलिड अवस्था का वाष्प दाब बराबर हो जाता है। कथी कथी का वाष्प दाब? द्रव का वाष्प दाब, और एक के द्रव और ठोस दोनों का वाष्प दाब क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो देखो, मान लो यहाँ पर हमारे पास एक बीकर है। इस बीकर में हम कुछ बर्फ का टुकड़ा रखे हैं। ये मान लो बर्फ का टुकड़ा है, ऊपर से बंद किया गया है, ऊपर से क्या है? पैक है, एक अंदर बर्फ का टुकड़ा रखे हैं। तो बताओ, जब एक अंदर बर्फ का टुकड़ा रखा गया होगा तो बर्फ का भी तो कुछ ना कुछ वाष्प दाब होगा। गर्म करने से तो वाष्प दाब बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे बर्फ का भी कुछ ना कुछ वाष्प दाब होगा। बर्फ का भी कुछ पार्टिकल, कुछ अणु ऊपर जाकर के वाष्प दाब लगा रहा होगा। तो बर्फ का भी वाष्प दाब है, मानो बहुत कम है, बर्फ का वाष्प दाब होगा लेकिन बहुत कम होगा। कितना होगा? मान लो यहाँ पे 0.5 है, 0.5 एटीएम मान लो। बर्फ का वाष्प दाब कितना है? 0.5 है। यहाँ पे मान लो हम कोई द्रव लिए हैं, लिक्विड, मान लो पानी ही लिया गया है। यहाँ पर इसमें हम क्या भरे हैं? पानी भरे हैं। पानी का भी वाष्प दाब होगा, पानी को ऊपर से पैक किए हैं, एक वाष्प बनेगा, वाष्प बन के उड़ेगा, उड़ने के बाद ऊपर से क्या लगाएगा? दाब लगाएगा। उस दाब को क्या बोलेंगे? वाष्प दाब बोलेंगे। बताओ, दोनों में से कौन का वाष्प दाब ज्यादा होगा? इस बर्फ का वाष्प दाब ज्यादा होगा या फिर पानी का वाष्प दाब ज्यादा होगा? तो पानी का वाष्प दाब ज्यादा होगा यहाँ पे, क्योंकि पानी आराम से वाष्प में बदल जाता है, तो पानी का वाष्प दाब ज्यादा होगा। चलो मान लो इसका वाष्प दाब है 0.8 एटीएम। पानी के वाष्प दाब कितना है? 0.8 एटीएम, मतलब 0.8। अब बर्फ के वाष्प दाब 0.5। अगर ये दोनों वाष्प दाब बराबर हो जाए, वह तापमान, अगर एक ठंडा करो, इस पानी को हम क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। तो बताओ, ठंडा करने से इसका वाष्प दाब घटेगा कि बढ़ेगा? ठंडा करने से वाष्प दाब घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। तो ठंडा करते गए वाष्प दाब 0.8 से 0.7 हुआ, 0.6 हुआ, 0.5 हुआ। जैसे ही इस द्रव का वाष्प दाब 0.5 होगा तो एक किसके बराबर आ गया? ठोस अवस्था, बर्फ ठोस ही तो होता है, ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर आ गया। अब ये पानी क्या होगा? जम जाएगा। तो ये डेफिनेशन देखकर जो हम पहले पढ़े थे, 10वां क्लास में पढ़ा जाता था कि वह तापमान जिसपे कोई द्रव पदार्थ ठोस में बदल जाए, अच्छा वह तापमान जिसपे पानी जम जाए, उसको हम क्या बोलते थे? हिमांक बिंदु। लेकिन यहाँ पे परिभाषा, कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कैसे पढ़ना है?
तो वह तापमान जिसपे द्रव और ठोस दोनों का वाष्प दाब क्या हो जाए, बराबर हो जाए। वह तापमान जिसपे किसी द्रव का और ठोस प्रवस्था का वाष्प दाब बराबर हो जाए, उसी तापमान को क्या बोला जाता है, हिमांक बिंदु बोला जाता है। देखो यहाँ पे पी वेपर का मतलब ये पेपर मतलब कि वेपर प्रेशर है किसका, लिक्विड का। वेपर प्रेशर वाष्प दाब, कौन का वाष्प दाब, लिक्विड का वाष्प दाब, और ये सॉलिड का वाष्प दाब दोनों आपस में क्या हो गया है, बराबर। तो ठोस अवस्था का वाष्प दाब और लिक्विड द्रव अवस्था का वाष्प दाब दोनों अगर बराबर हो जाएगा, उसी तापमान को क्या बोलेंगे हम, हिमांक बिंदु। फिर से सुनो, चलो फिर से एक बार हम समझाने का कोशिश करते हैं। वह तापमान जिसपे ठोस अवस्था और द्रव अवस्था दोनों का वाष्प दाब क्या हो जाए, बराबर। वह तापमान जिसपे ठोस अवस्था आता है, वह तापमान जिसपे किसी पदार्थ का ठोस अवस्था और द्रव अवस्था का वाष्प दाब बराबर हो जाता है, उसी तापमान को हम क्या बोलते हैं, हिमांक बिंदु। अच्छा, हिमांक, उसी तापमान को क्या बोला जाता है, हिमांक बिंदु, या क्या बोलते हैं, हिमांक बोलते हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे आखिर अवनमन आता क्यों है, अवनमन क्यों आता है। अवनमन का एक मतलब कमी, अवनमन का एक मतलब कमी। हिमांक में कमी क्यों होता है। यहाँ पे मान लो बीकर ए है, इस बीकर ए में शुद्ध विलायक के रूप में मान लो हम जल मान सकते हैं कि शुद्ध विलायक के रूप में क्या लिया गया है, जल लिया गया है। यहाँ पे एक दूसरा बीकर है, बीकर बी, इसमें कुछ मिला दिए, यहाँ शुद्ध विलायक था मतलब शुद्ध जल था, कुछ नहीं मिलाया गया है, इसमें कुछ मिला दिया गया। तो मिला देने के बाद अब ये क्या बन गया, विलयन। मिला देने के बाद क्या बन गया, विलयन। जो चीज मिला देंगे पूरा अच्छा से घुल गया तो विलयन ही तो बनेगा। यहाँ पर क्या बन गया, विलयन बन गया। अच्छा बात बताओ कि जब हम मिला दिए और मिलाए क्या है, तो अवाष्पशील विलय मिलाया गया है। क्या मिलाया गया है, अवाष्पशील, जो वाष्प में नहीं बदलता है। जैसे मान लो नमक, क्या मान लेते हैं, नमक मान लेते हैं। अवाष्पशील विलय मिलाया गया है, जैसे कि मान लो नमक जो कि जमता है, वाष्प नहीं बनता है, ठीक है, इसका वाष्प नहीं बनेगा, तो अवाष्पशील विलय मिलाते हैं। तो अवाष्पशील विलय मिला दिए और विलयन बना लिए। विलयन का वाष्प दाब घट गया होगा कि बढ़ गया होगा, बताओ। वाष्प दाब घटा होगा कि बढ़ जाएगा, वाष्प दाब घटेगा कि बढ़ेगा, घट जाएगा। वाष्प दाब क्या होगा, घट जाएगा। अब वाष्प दाब एक और घट गया है, वाष्प दाब क्या हो गया, घट गया। चलो यहाँ ध्यान से समझने का कोशिश करो। ये है हमारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये है शुद्ध विलायक। मान लेते हैं शुद्ध विलायक, ठीक है, शुद्ध विलायक, या फिर अगर मान लो ये जल ही, ठीक है, ये क्या है, जल। शुद्ध विलायक के रूप में क्या लिया गया है, जल को। शुद्ध विलायक के रूप में क्या लिए है, जल को लिए है। तो यह है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का लेवल। कथी का लेवल है ये, वाष्प दाब, ठीक है, वाष्प दाब का लेवल है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का लेवल है। अब बताओ, शुद्ध विलायक अभी जल है, किस अवस्था में है ये, जल, लिक्विड अवस्था में है। अब बताओ, अगर हम बर्फ का वाष्प दाब ले, मान लो नीचे ठोस अवस्था का एक मतलब मान लो बर्फ है, यहाँ पे है बर्फ का वाष्प दाब। बर्फ का वाष्प दाब कौन ज्यादा होगा, बर्फ का वाष्प दाब ज्यादा होगा कि पानी का वाष्प दाब ज्यादा होगा। तो पानी ना ज्यादा वाष्प बनाएगा, तो पानी का वाष्प दाब का लेवल ऊपर है और बर्फ के वाष्प दाब का लेवल क्या है, नीचे है। अब इस पानी को अगर जमाना है, इस पानी को क्या करना है, जमाना है, तो एक वाष्प दाब घटाते किसके बराबर लेके आना पड़ेगा, बर्फ के वाष्प दाब के बराबर लेके आना पड़ेगा, तब जाकर के ये क्या होगा, जम जाएगा। और इसको हम क्या बोलेंगे, TF नॉट। इसको क्या बोलेंगे, TF नॉट। TF का एक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, वह तापमान जहाँ पे ये क्या होता है, जम जाता है। और नॉट किस लिए लगाया गया है, क्योंकि ये शुद्ध विलायक है, कुछ मिलाया नहीं गया है, ठीक है। ये था हमारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अब मान लो अभी हम अवाष्पशील विलय मिला देते हैं, इनमें क्या मिला दिया गया, अवाष्पशील विलय मिला दिया गया। तो जैसे ही अवाष्पशील विलय मिला करके विलयन तैयार किया गया, तो इस विलयन का वाष्प दाब घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, तो विलयन का वाष्प दाब घट जाएगा, क्योंकि अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, तो विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, घटेगा। तो विलयन का वाष्प दाब घटेगा, तो विलयन का वाष्प दाब का लेवल शुद्ध विलायक से ऊपर जाएगा कि नीचे रहेगा, यह शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और विलयन का वाष्प दाब इससे कम है, तो नीचे रहेगा कि ऊपर जाएगा, वाष्प दाब नीचे आ जाएगा। क्या जाएगा, नीचे। ये मान लो किसका है, विलयन का वाष्प दाब का लेवल है। ये कौन है, विलयन का वाष्प दाब। कौन है ये, विलयन का वाष्प दाब है, ठीक है, विलयन का वाष्प दाब है। अब चलो ध्यान से देखो, ये है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये किसका वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब। अगर विलयन को जमाना है तो विलयन के वाष्प दाब को बर्फ के वाष्प दाब के बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे ठोस अवस्था मान लो, ठोस अवस्था के रूप में बर्फ को एग्जाम्पल ले लिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ठोस अवस्था, किसी भी चीज के लिए ठोस अवस्था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ठोस अवस्था के रूप में हम बर्फ को ले लिए हैं। तो अगर पानी को जमाना होगा, शुद्ध पानी है, ध्यान से सुनो, खाली पानी को जमाना है, शुद्ध पानी है, कुछ मिलावट नहीं किया गया है, तो इसको इतना मेहनत करना पड़ेगा हमको, इतना मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के
पानी बर्फ में जमेगा। लेकिन जैसे ही पानी में कुछ अवाष्पशील विलय मिला दिए हम, अवाष्पशील विलय के रूप में हम नमक को मिला देते हैं, तो नमक को मिला देने से विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। विलयन का वाष्प दाब क्या हो गया? घट गया। अब जब विलयन का वाष्प दाब घट गया तो अब विलयन को जमाने के लिए, विलयन का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर करने के लिए, मतलब अगर बर्फ के रूप में जमाने के लिए अब इतना ही मेहनत करना पड़ेगा हमको। इसको हम क्या बोलेंगे? टीएफ। ये हमारा क्या है? टीएफ है, मतलब विलयन का हिमांक बिंदु। और ये किसका हिमांक बिंदु है? शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक के रूप में जल को लिया गया है, तो ये है डेल्टा टीएफ नॉट। भले ये क्या है? टीएफ नॉट। टीएफ नॉट क्या है? शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु। टीएफ क्या है? विलयन का हिमांक बिंदु। कौन ज्यादा है? टीएफ नॉट ज्यादा है कि टीएफ ज्यादा है? टीएफ ज्यादा है कि टीएफ नॉट ज्यादा है? कौन ज्यादा है? टीएफ नॉट ना ज्यादा है। ये बताओ, इतना दूर हमको इतना मेहनत करना पड़ रहा है, पानी को बर्फ जमाने के लिए इतना मेहनत करना पड़ रहा है, लेकिन विलयन को जमाने के लिए इतना ही मेहनत कर रहा है, तो विलयन क्या हो रहा है? जम जा रहा है। मतलब विलयन का हिमांक बिंदु घट गया और यहाँ पर शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु ज्यादा था। इसीलिए देखना, बर्फ जमाने के लिए तो बड़ा बड़ा फैक्ट्री में बर्फ जमाया जाता है, उसमें क्या मिला देते हैं हम? नमक मिला देते हैं, ताकि बर्फ जल्दी जम जाए। क्योंकि नमक मिला देने से और हिमांक बिंदु क्या हो जाता है? घट जाता है। नमक मिला देने से हिमांक बिंदु क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और जब हिमांक बिंदु घट गया तो पहले जो पदार्थ 0 डिग्री पे जमता था, अब वो पहले ही जम जाएगा। 0 से क्या होगा? पहले ही जम जाएगा। या फिर उसको जमाने के लिए हमको कम मेहनत करना पड़ेगा, कम तापमान घटाएंगे, चले वो जम जाएगा। तो क्या हो गया? विलयन का वाष्प दाब, विलयन के वाष्प दाब में कमी आया, और वाष्प दाब में कमी आने से हिमांक बिंदु में भी क्या आ गया? कमी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों आता है अवनमन? तो समझ में आ गया अवनमन क्यों आता है। क्योंकि जब अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो अवाष्पशील विलय मिलाने से एक वाष्प दाब घट जाता है, और जब वाष्प दाब घट गया, बताओ पहले ही से वाष्प दाब कम हो गया और हमको वाष्प दाब कम करना ही था, अब पहले ही से अपने से कम हो गया, तो हमको कम मेहनत करना पड़ेगा ना वाष्प दाब कम करने के लिए। ये आसानी से वाष्प दाब अगर कम हो जाएगा और ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। और जब विलयन का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो गया तो यहाँ पे क्या होगा? आसानी से हमारा विलयन जम जाएगा। अच्छा, जो शुद्ध विलायक था, शुद्ध विलायक को जमाने के लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ज्यादा कम करना पड़ेगा, और यहाँ कमी कम करेंगे, आराम से क्या होगा? जम जाएगा। तो जब हम शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो वाष्प दाब में कमी आ जाती है। वाष्प दाब में क्या हो जाता है? कमी। और जैसे ही वाष्प दाब में कमी होता है, हमारा हिमांक बिंदु भी क्या हो जाता है? घट जाता है। हिमांक बिंदु भी क्या होता है? घट जाता है। देखो डायग्राम द्वारा बताया गया उसी चीज को। ये है हमारा प्योर लिक्विड। ये क्या है? प्योर लिक्विड, मतलब कि जल। ये मान लो क्या है? जल है। अब बताओ, जल को जमाना है, अगर जल को जमाना है, देखो इतना, इसका वाष्प दाब ये है, इसके वाष्प दाब को घटा करके यहाँ पर लाना पड़ेगा। अगर वाष्प दाब घटा करके कहाँ लाना पड़ेगा? इतना दूर तक लाना पड़ेगा। टारगेट टू फ्रीज, टारगेट टू फ्रीज मतलब जमाने का ये बिंदु है, यहाँ पर लेकर के आएंगे तो हमारा क्या होगा? द्रव जम जाएगा, जल क्या होगा? जम जाएगा। बताओ, जमाने के लिए यहाँ से इसको यहाँ तक लाना पड़ेगा, इतना दूर, इतना ज्यादा मेहनत करेंगे तब जाकर के पानी जम के बर्फ बनेगा। लेकिन है विलयन है, हमें देखो पानी का भी कण है और अवाष्पशील जो विलय मिलाए थे उसका भी कण है। पानी का भी कण है और अवाष्पशील जो विलय मिलाया गया था दोनों का कण है। तो बताओ, यहाँ पर इसका वाष्प दाब का लेवल ये है और शुद्ध पानी का वाष्प दाब का लेवल ये है। इसको जमाने के लिए इतना मेहनत करना पड़ेगा, और हेकरा के जमावेला भाई विलयन को, सोल्यूशन मतलब विलयन को जमाने के लिए कितना ही मेहनत करना पड़ेगा। तो कौना के में ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है हमको? शुद्ध पानी में, या फिर जब हमें अवाष्पशील विलय मिला दिए तब? तो शुद्ध पानी को जमाने में ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। एक हिमांक बिंदु ज्यादा है, एक हिमांक बिंदु कम है, एक मतलब वाष्प दाब में क्या है? वाष्प दाब में कमी आ जाए, जिसके कारण हिमांक में भी क्या आ गया? कमी आ गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? हिमांक में अवनमन। देखो यहाँ पे लिखा है सॉल्यूशन का वाष्प दाब पहले से ही कम है। बताओ, एक सॉल्यूशन है, ये क्या है? जल है सॉल्यूशन, ये क्या है? जल, ये शुद्ध जल है, और ये क्या है? सॉल्यूशन, मतलब कि विलयन है। कौना के वाष्प दाब कम है? विलयन के वाष्प दाब कम है, इसका वाष्प दाब क्या है? ज्यादा है। तो सॉल्यूशन मतलब विलयन का वाष्प दाब पहले से ही कम है, इसीलिए सॉलिड लेवल तक लाने के लिए, हाई सॉलिड लेवल, ये क्या है हमारा? सॉलिड लेवल। सॉलिड लेवल तक लाने के लिए और ज्यादा ठंडा करना पड़ता है। ठीक है, सॉलिड लेवल तक लाने के लिए और ज्यादा ठंडा करना पड़ता है। मतलब अगर ज्यादा ठंडा नहीं करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर नहीं लिख लो, ज्यादा ठंडा नहीं करना पड़ता है, क्योंकि पहले ही से ये ठंडा है। पहले ही से एक और टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर तो लगभग दोनों का बराबर होगा। जो टेम्परेचर इसका है वही टेम्परेचर इसका है। इसका टेम्परेचर अगर मान लो 27 डिग्री सेल्सियस है तो इसका भी टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस ही है। दोनों का तापमान बराबर है, लेकिन वाष्प दाब ज्यादा है कौना के? शुद्ध जल का, और विलयन का वाष्प दाब घट गया। अब एक वाष्प दाब पहले ही से कम है, अगर और कम करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हेकर वाष्प दाब, चलो एग्जांपल लेते हैं कि मान लो हेकर वाष्प दाब है 10 एटीएम, यहाँ पे वाष्प दाब हो जाता है मान लो 1 एटीएम, और हेकर वाष्प दाब है 5 एटीएम। तो बताओ, अगर हमको जमाना है तो जल का वाष्प दाब कितना है? 10, तो 10 से 1 बनाना पड़ेगा, तब जाकर के जल क्या होगा? जमेगा। लेकिन यहाँ पे जो विलयन है
बिलियन का वाष्प दाब कितना है 5, तब 5 को 1 बनाना पड़ेगा तो जम जाएगा। कौन आसान है, 10 को 1 बनाना कि 5 को 1 बनाना? 5 को ना 1 बनाना ज्यादा आसान है, 4 को कम करेंगे 1 आ जाएगा। या 10 से 1 लाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, 9 को पॉइंट कम करना पड़ेगा। इसका मतलब इसका वाष्प हिमांक बिंदु कम है, एकर हिमांक बिंदु क्या है, ज्यादा है। टारगेट अचीव्ड एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है, जो कभी तापमान पर हमारा टारगेट जो है इसको बर्फ में जमाने का क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। अचीव मतलब प्राप्त करना है, अचीव का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस्ड, मतलब कि जो हमारा हिमांक बिंदु था वह घट जाएगा, हिमांक बिंदु क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो ये ग्राफ द्वारा बताया गया है, ये कैसे बताया गया है, ग्राफ द्वारा। चलो इस ग्राफ को पहले मैंने अलग समझा देते हैं, तब तो देखेंगे तो समझ नहीं आएगा। ग्राफ कथी कथी के बीच में बनाया गया है, तो ग्राफ बनाया गया है, इधर है तापमान, यहाँ पे क्या है, तापमान है, और यहाँ पे क्या है, वाष्प दाब, यहाँ पे है वाष्प दाब और नीचे है तापमान। चलो देखो क्या बनाया गया है ग्राफ। पहले मान लो कि ये है ठोस अवस्था का वाष्प दाब, ध्यान से देखो ये किसका वाष्प दाब है, मान लो ये ठोस अवस्था का वाष्प दाब है, किसका वाष्प दाब है, ठोस अवस्था का। अभी हम बताए पहले कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब घटेगा कि बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब घटेगा कि बढ़ेगा। तो देखेंगे तापमान बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा। जगह जगह टेम्परेचर बढ़ाएंगे चाहे कुछ भी हो, जगह जगह तापमान बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे और वाष्प दाब क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो चलो हम आगे में बढ़ रहे हैं तो तापमान क्या होगा, बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो वाष्प दाब भी बढ़ेगा। देखो ना आगे आगे तापमान बढ़ रहा है और संगे संगे कौन बढ़ रहा है, वाष्प दाब भी बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है और साथ साथ कौन बढ़ रहा है, वाष्प दाब बढ़ रहा है। ये किसके लिए था, सॉलिड अवस्था का वाष्प दाब है, किसका वाष्प दाब है, ठोस अवस्था, मतलब मान लो बर्फ का है, कमला का वाष्प दाब है, ये बर्फ का है। अब हम बनाते हैं द्रव अवस्था का वाष्प दाब, किसका वाष्प दाब, द्रव अवस्था। बताओ द्रव अवस्था का वाष्प दाब, मान लो कि जल, जल का वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब इस बर्फ के वाष्प दाब से ज्यादा होगा कि कम होगा, बोलो ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा। तब मान लो ये ज्यादा है ना, देखो यहीं पे था वाष्प दाब एकरा बराबर है और एक वाष्प दाब इतना है, यहाँ के बराबर है। अब टेम्परेचर घटाएंगे क्योंकि हमको जमाना है, जमाने के लिए टेम्परेचर को क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। टेम्परेचर घटाएंगे वाष्प दाब घटेगा, टेम्परेचर घटा रहे वाष्प घट रहा है, ये यहाँ पे आके मिल गया। इस बिंदु पे ध्यान से देखो, इस बिंदु पे इस बिंदु पे इस बिंदु पे ठोस अवस्था का वाष्प दाब, द्रव अवस्था का वाष्प दाब दोनों बराबर हो गया। इस बिंदु पे क्या हो गया, ठोस अवस्था का वाष्प दाब और द्रव अवस्था का वाष्प दाब दोनों क्या हो गया, बराबर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, हिमांक बिंदु। इसी को क्या बोला जाता है, हिमांक बिंदु। वह तापमान जिस पर किसी पदार्थ के ठोस अवस्था और द्रव अवस्था दोनों का वाष्प दाब बराबर हो जाए, वही तो हमारा हिमांक बिंदु होता है। तो यहाँ पर आ गया बराबर, तो इसको बोलेंगे डेल्टा टी एफ नोट। टी एफ नोट क्यों बोले, क्योंकि हम शुद्ध जल का बात कर रहे थे। कथी का बात कर रहे थे, शुद्ध जल का। अब बात करते हैं बिलियन का, यहाँ से देखो अब कथी की बात करेंगे, बिलियन के। बताओ बिलियन का वाष्प दाब, बिलियन का वाष्प दाब जल के वाष्प दाब से ज्यादा होगा कि कम, ज्यादा होगा कि कम, बिलियन का वाष्प दाब जल के वाष्प दाब से ज्यादा होगा कि कम होगा, बोलो कम होगा ना, क्योंकि मिला दिया गया है, कम होगा। उसी तापमान पे, तापमान नहीं बदलेगा, तापमान वही है, देखो तापमान वही है, लेकिन एक वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब एक घटाना शुरू करेंगे, तापमान घटाएंगे, तापमान घटाएंगे वाष्प दाब घटेगा, तापमान घटा रहा है वाष्प दाब घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। ये आके यहाँ मिल गया, इस बिंदु पे क्या हो गया, इस बिंदु पे क्या हो गया, तो इस बिंदु पे, हई बिंदु पे ठोस अवस्था का वाष्प दाब और द्रव अवस्था का वाष्प दाब दोनों क्या हो गया, बराबर। और जो बराबर हो गया इसी को तो हम बोलते हैं हिमांक बिंदु। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जम जाएगा तो इसको बोलेंगे टीएफ। टीएफ क्यों बोले, क्योंकि ये कौन का हिमांक बिंदु है, बिलियन का। ये किसको दर्शा रहा है, बिलियन को दर्शा रहा है। ये किसको दर्शा रहा है, शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक के रूप में हम जल को लिए थे, तो शुद्ध विलायक को। ये किसको दर्शा रहा है, शुद्ध विलायक को। और ये किसको दर्शा रहा है, ठोस अवस्था को। किसको दर्शा रहा है, ये ठोस अवस्था के वाष्प दाब को, ठीक है। अब यहाँ पे इस बिंदु पे आके, इस बिंदु पे ध्यान से देखो, इस बिंदु पे बात मत करो, ठीक है। इस बिंदु पे क्या हुआ, इस बिंदु पे बिलियन का वाष्प दाब और ये ठोस अवस्था के वाष्प दाब बराबर, तो ये है बिलियन का हिमांक बिंदु। इस बिंदु पे क्या हुआ, तो इस बिंदु पे शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक के रूप में जल को लिया गया है। तो जल और ये ठोस अवस्था, मान लो बर्फ का वाष्प दाब बराबर हो गया, तो ये है शुद्ध जल का हिमांक बिंदु। कौन ज्यादा है, शुद्ध जल का कि बिलियन का। तो देखो शुद्ध जल का ये है, अगर नीचे तापमान है, तापमान को बढ़ाते चले, मान लो ये अगर तापमान है बढ़ते जाएगा तो जगह जगह आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे तापमान का मान बढ़ेगा। तो देखो ये आगे है, ये पीछे है, मतलब हर तापमान ज्यादा होगा और ये तापमान क्या होगा, कम होगा, ठीक है। मतलब पहले का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा था, लेकिन अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया, हिमांक बिंदु कम हो गया। तो इसी को तो बोलते हैं हिमांक में अवनमन। इसी को क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन। और ये डिफरेंस किसको दर्शाता है, ये डिफरेंस किसको दर्शाएगा, डेल्टा टीएफ को। और डेल्टा टीएफ क्या है, हिमांक में अवनमन।
तो यही डिफरेंस हमारा क्या है, हिमांक में अवनमन है। इस ग्राफ को बना लेना है, ठीक है। ग्राफ को क्या करना है, बना लेना है। देखो ये है हमारा जमा हुआ विलायक, ये हमारा क्या है, जमा हुआ विलायक, मतलब ठोस अवस्था का वाष्प दाब है। ये ठोस अवस्था का क्या है, वाष्प दाब। और ये देखो भाई, ये शुद्ध जल का वाष्प दाब है। शुद्ध जल के वाष्प दाब ऊपर है बिलियन से ऊपर ही ना शुद्ध जल का वाष्प दाब, मतलब एक वाष्प दाब ज्यादा है। कम करेंगे, पीछे में आएंगे, टेम्परेचर घटाएंगे, तो टेम्परेचर घटाएंगे, वाष्प दाब घटेगा घटेगा घटेगा। इस बिंदु पे देखो, इस बिंदु पे आते ही ठोस अवस्था का वाष्प दाब और शुद्ध जल का वाष्प दाब बराबर हो गया, तो इसी को क्या बोलेंगे, हिमांक बिंदु। किसका हिमांक बिंदु है ये, शुद्ध लिक्विड मतलब कि शुद्ध द्रव का हिमांक बिंदु है। तो TF0 कैसे स्विच कर दिया रखे, TF0 से। ये हमारा बिलियन है, मतलब कुछ मिला दिया गया, तो मिला देने से क्या हुआ कि अगर वाष्प दाब घट गया, मिला देने से क्या हो गया, वाष्प दाब घट गया। तो देखो उसी टेम्परेचर पे अगर टेम्परेचर मिलाए दोनों के, तो ये टेम्परेचर देखो, दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम ही है। यहाँ पे दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है। तो उसी टेम्परेचर पे बिलियन का वाष्प दाब कम है। अब जब बिलियन का वाष्प दाब पहले ही से कम है, तो हमको कम करने में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। कम करते गए ये आया, यहाँ पे मर्ज कर गया। यहाँ पे द्रव अवस्था का वाष्प दाब मतलब बिलियन का वाष्प दाब और जमा हुआ विलायक मतलब कि शुद्ध बर्फ बोल रहे हैं, यहाँ पे बर्फ का वाष्प दाब बराबर हो गया। और जैसे ही दोनों के वाष्प दाब बराबर, इसी को हम क्या बोलेंगे, हिमांक बिंदु। ये कौन का हिमांक बिंदु है, बिलियन का, तो TF से सूचित करेंगे। ये कौन का हिमांक बिंदु है, शुद्ध द्रव का, तो TF0 से सूचित करेंगे। तो बताओ पहले हिमांक बिंदु ज्यादा था कि बिलियन का ज्यादा है, तो शुद्ध द्रव का ना पहले ज्यादा था, मिला के जब बिलियन बना दिए तो बिलियन का हिमांक बिंदु क्या हो गया, घट गया। और कितना घटा, तो ये इसके बराबर घटा। इसी को हम क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन। इसी को क्या बोला जाएगा, हिमांक में अवनमन। सीधा याद रखना, ठीक है। ना समझ में आए तो सीधा परिभाषा याद रखना कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है, तो उसके हिमांक में कमी आ जाती है। इसे हिमांक में अवनमन कहा जाता है। हिमांक में कमी क्यों आता है, क्योंकि वाष्प दाब में कमी आता है, वाष्प दाब में कमी आ जाता है, जिसके कारण हिमांक में भी क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। ठीक है, तो लिख लेना, अभी हम लिखवा देंगे। ठीक है, इसके आगे देखो, इसका जो फॉर्मूला है डेल्टा TF क्या है, हिमांक में अवनमन, हिमांक में कमी या हिमांक में अवनमन, वो किसी से सूचित करेंगे, डेल्टा TF से। डेल्टा TF किसके समानुपाती, मोललता के। जगह हमारा डेल्टा टीवी था, डेल्टा टीवी मतलब क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन करने के समानुपाती मोललता के। और मोललता के समानुपाती क्यों होता है, ये भी कल बताए थे, क्योंकि मोललता तापमान से मुक्त होती है। यह तापमान से क्या होता है, तापमान से फ्री होता है, तापमान से मुक्त होता है, इसीलिए ये किसके समानुपाती रखा गया है, मोललता के। अगर हम मोलरता के भी समानुपाती रख सकते थे, लेकिन मोलरता तापमान पर निर्भर करता है। तापमान बदलने से मोललता बड़का एम का मान चेंज हो जाएगा, लेकिन तापमान बदलने से छोटका एम मोललता का मान चेंज नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर किसको रखा गया है, मोललता को लिया गया है, ना कि मोलरता को लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जगह डेल्टा टीवी समानुपाती था एम के, उसी प्रकार यहाँ पर डेल्टा TF किसके समानुपाती हो गया, मोललता एम के। और यहाँ पर डेल्टा TF इक्वल टू समानुपाती का चिन्ह के बराबर आएगा, एक नियतांक आ जाएगा यहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे, KF, और इंटू में क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। वहां पे कौन नियतांक आया था, KB को क्या बोला गया था, मोलल उन्नयन स्थिरांक। यहाँ पे कौन आएगा, KF को क्या बोलेंगे, मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या बोलेंगे रखे, मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है, क्या बोलेंगे रखे, हिमांक अवनमन स्थिरांक, चाहे मोलल अवनमन स्थिरांक भी बोल सकते हैं। ठीक है, हिमांक अवनमन स्थिरांक बोलो, चाहे मोलल अवनमन स्थिरांक बोला जा सकता है। तो इस फॉर्मूला में फॉर्मूला क्या रखना है, डेल्टा TF, यहाँ डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा, बोलो डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा TF बराबर बड़का में से छोटका को घटा देते हैं, तो ज्यादा हिमांक किसका था, शुद्ध द्रव का, आके बिलियन का। बिलियन बना देने पर तो हिमांक घट गया, मतलब शुद्ध अवस्था का हिमांक ज्यादा था, तो TF0 माइनस TF, जहाँ TF0 क्या है, शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु, और TF क्या है, शुद्ध, अशुद्ध मत बोलो, बिलियन बोलो। ठीक है, क्या है वो, बिलियन है। ठीक है, तो बिलियन का हिमांक बिंदु, TF0 क्या है, शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु, और TF क्या है, बिलियन का हिमांक बिंदु है। बिलियन का हिमांक बिंदु कम है और शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु क्या है, ज्यादा है। जैसे यहाँ बता रहे थे SI यूनिट, SI मात्रक, कैसे मात्रक, मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है, मोलल अवनमन स्थिरांक कैसे मात्रक, केल्विन केजी प्रति मोल, केल्विन केजी प्रति मोल। हाला बात मत करो, ठीक है, खराब कर देगा तो नहीं वीडियो, खाली हम अलग बनाएंगे एक बाद से, क्लास में नहीं चालू करेंगे, तो खराब कर देगा तो नहीं वीडियो। क्या बोला जाएगा रखे, मोलल अवनमन स्थिरांक बोला जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक बोला जाता है। ठीक है, ऐसा मात्रक बोले, चाहे यहाँ पे KB हो और चाहे KF हो, दोनों कैसे मात्रक सेम होता है। KB मतलब मोलल उन्नयन स्थिरांक, और KF मतलब मोलल अवनमन स्थिरांक, दोनों कैसे मात्रक सेम। हेकोरेसाई मात्रक क्या होता है, केल्विन केजी प्रति मोल, हेकोरेसाई मात्रक केल्विन केजी प्रति मोल। ठीक है, तो ये देखो, ये फॉर्मूला था, ये कथी का फॉर्मूला है, मोलल कथी का फॉर्मूला है, हिमांक में
अवनमन का फॉर्मूला, क्या चीज का फॉर्मूला, हिमांक में अवनमन, डेल्टा टी एफ हिमांक में अवनमन इक्वल टू के एफ, के एफ हमारा क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक, डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी यहाँ पे एक टू लिख लो, बी भी सही है, अगर ए और बी मान ले, अगर विलायक को क्या मान ले ए और विलय को मान ले बी, तो ये फॉर्मूला सही है। लेकिन हम विलय को क्या माने थे, टू माने थे, विलय को क्या माना गया था, टू, और विलायक को क्या माना गया था, वन, विलायक को माना गया था वन। तब हम फॉर्मूला को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे टू हो जाएगा, यहाँ पे टू हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो वन के मतलब विलय, पहले टू के मतलब विलय, वन के मतलब विलायक, डब्ल्यू के मतलब भार, एम के मतलब अनुभार, तो के एफ मतलब मोलल अवनमन स्थिरांक, डब्ल्यू टू का मतलब विलय का भार, और यहाँ पे 1000 तो अंक है तो 1000 रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एम टू, तो टू का मतलब विलय और एम का मतलब आणविक द्रव्यमान, ठीक है, तो आणविक द्रव्यमान का होना के विलय का, और डब्ल्यू ए के मतलब क्या होता है विलायक, और डब्ल्यू का मतलब भार, तो विलायक का भार क्या चीज में, ग्राम में, विलायक का भार कथी में होना चाहिए, ग्राम में, का ऊपर 1000 से गुना हुआ है, अगर ये केजी में रहेगा तो ऊपर 1000 से गुना नहीं करना है, ग्राम में है तो ऊपर 1000 से गुना हुआ है, कौन क्या है यहाँ पे देख लेना, और ये हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मोललता का फॉर्मूला रख दिया, ठीक है, यहाँ से पूरा कथी का सूत्र है, मोललता के, ये कथी का सूत्र है, मोललता के, ठीक है, ये क्या चीज का फॉर्मूला, मोललता के। अगर आप देखो क्वथनांक और क्या होता है हिमांक, क्वथनांक में किसी भी चीज को उबाला जाता है, उबालने के लिए क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, हिमांक में किसी भी चीज को जमाया जाता है, जमाने के लिए उसको क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, जब किसी भी द्रव का वाष्प दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कि वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो क्या हो जाएगा, जम जाएगा। अब चलो यहाँ ध्यान से देखो, ये है मान लो वायुमंडलीय दाब, ये क्या है, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, ठीक है, ये क्या है, वायुमंडलीय दाब है, और ये मान लो द्रव का वाष्प दाब है, ये क्या है, द्रव का वाष्प दाब है, और ये है ठोस अवस्था का वाष्प दाब, ये क्या है, ठोस अवस्था चाहे ठोस प्रवस्था का वाष्प दाब है। अब ध्यान से देखो, का वाष्प दाब, वाष्प दाब, अब ध्यान से देखो, किसी भी चीज को उबालना है, किसी भी चीज को उबालना है तो कर वाष्प दाब किसके बराबर, वायुमंडलीय दाब के बराबर, तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, रखे बढ़ाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तो किसी भी चीज को उबालेला तो वाष्प दाब को बढ़ा करके वायुमंडलीय दाब के बराबर करेंगे, उबलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर किसी चीज को जमाना है तो वाष्प दाब को घटा करके उसके ठोस प्रवस्था के वाष्प दाब के बराबर लाना पड़ेगा, तब जाकर के वो क्या होगा, जम जाएगा। तो ये मान लो हमारा जल था, शुद्ध जल है, कुछ मिलाया नहीं गया है, और यहाँ पे विलयन बना दिए, विलयन के बाद ओकर वाष्प दाब क्या होता है, घट जाता है, तो ये हमारा शुद्ध विलायक है और ये विलयन का वाष्प दाब है, देखो उसे कम आ गया। अब अगर को उबालना होगा तो इतना क्या गर्म करेंगे तब जाकर के वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा और ये उबलेगा, मतलब इसका क्वथनांक तो क्या हो गया, बढ़ गया, क्वथनांक क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन अगर हिमांक देखो, पहले इतना हमको ठंडा करना पड़ता था तब जाकर के जमता था, अब इतना ठंडा करेंगे तो क्या होगा, जम जाएगा, मतलब हिमांक घट गया लेकिन क्वथनांक क्या हो गया, बढ़ गया, क्वथनांक बढ़ गया, हिमांक क्या हो गया, घट गया, क्वथनांक क्या हो गया, बढ़ जाता है, और हिमांक क्या होता है, घट जाता है, तो घट जाता है तो इसीलिए क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन, और ये बढ़ जाता है इसीलिए क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। देखो तो बढ़ना, और यहाँ पे इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना, और डिक्रीजिंग मतलब क्या होता है, घटना होता है, ठीक है। इसके बाद देखो, ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 9 और वो एग्जाम्पल नंबर 10 होमवर्क है, घर से करके अपने से बना करके लाना, ये क्या होगा, बन जाएगा, ठीक है, घर से अपने से बना करके लाना। फॉर्मूला लगाना कौन सा, फॉर्मूला तो बताया अभी, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, W2 विलय का भार गुना में 1000 और बटा में M2 मतलब विलय का अनुभार और गुना में W1 मतलब विलायक का भार, ये वाला सूत्र लगा करके यहाँ पे डेल्टा टी एफ का मान निकाल लेना। डेल्टा टी एफ क्या निकल के आएगा, हिमांक में अवनमन, डेल्टा टी एफ का निकल के आएगा, हिमांक में अवनमन निकल के आएगा। तो क्वेश्चन में लिखा होगा हिमांक में अवनमन ज्ञात करें, तो यहाँ से डेल्टा टी एफ का मान निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, हिमांक में अवनमन निकल के आ जाएगा। तो एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी बुक का, कौन सा बुक का, एनसीईआरटी बुक का, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10 घर से बना करके लाना है, ठीक है। और क्या है, चलो